हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। जैसे कि पार्ट बाय पार्ट चल रहा है अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर उसको देख लो। ये हम आपको 500 ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं जो मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, और आपको हम लगातार इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लगातार इसका आपको 100% दे रहे हैं आपको, तो आपको भी 100% इस पेपर में देना है। और कल और परसों सब ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों लोग जाकर के अपना जलवा दिखाओ पेपर में, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जो 80 क्वेश्चन है वो हमने पार्ट 4 में कवर कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो 81 अब चालू होने जा रहा है, ठीक है। आप हमारे चैनल पे विजिट कर लो और चेक कर लो पार्ट बाई पार्ट, ठीक है। 81 देखेंगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप नए वीडियो मेरा देख रहे हो, न्यू पहली बार देख रहे हो, तो इसमें आपको जो दिया गया है टिक दिया गया है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन राइट है, ठीक है, ये वाला। बट आपको देखते रहना है और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनना है, ठीक है। आप देखेंगे, मैं बताऊंगा, फिर समझाऊंगा कुछ कुछ टिप्स, ठीक है। तो आपको जो है बेटर रहेगा, क्योंकि एक दो दिन में आप याद तो कर नहीं पाओगे, हाँ सीधी सी बात है। बट ये है, आप जो है इसको समझ सकते हो, अच्छे से सुन सकते हो। तो जब कल आप अगर पेपर में बैठोगे, तो आप अगर आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आप फटाक से बता दोगे कि हाँ ये वाला सही है, ठीक है। अगर आप केवल देख के चले जाओगे तो आप 10% 20% याद रहेगा। बट अगर आप पूरा सुनते हो तो आपको 80% याद रहेगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग जो वीडियोस होते हैं हर चीज से रिलेटेड वो आते रहते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो 81 नंबर पे दिया गया है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। तो नंबर ए पे है वरुण, बी पे इंद्र, सी पे राम, डी पे कृष्ण, ठीक है। तो जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है इंद्र, ठीक है। तो जो ऋग्वेद में है उसे पुरंदर किसे कहते थे, जो देवता इंद्र हैं अभी फिलहाल जो पानी की वर्षा के लिए माने जाते हैं, तो उनको जो है पुरंदर कहते थे, किस में, ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर, शुल्ब सूत्र, ठीक है। तो शुल्ब सूत्र क्या है जानते हैं आप लोग। शुल्ब सूत्र जो है ऋग्वेद की जो है वो है जैसे मैथ अभी चल रही, बीज गणित, अर्थ बीज गणित, अंक गणित, ठीक है, वैसे शुल्ब सूत्र चलता था कि इसमें ऋग्वेद में ये पाठ्यक्रम मैथ के अंतर्गत पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, इसमें पूछा गया है। नंबर ए है गणित, बी है संस्कृत, सी है ज्योतिष, डी है ज्यामिति, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा डी है, ज्यामिति। जो शुल्ब सूत्र है वो ज्यामिति से रिलेटेड था, ठीक है। आगे देखेंगे, 83 नंबर, ठीक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया, ध्यान देना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अस्तोमा सदगमय, ठीक है, और ढेर कहीं जगह ज्योतिर्गमय दे देता है, ठीक है। तो अस्तोमा सदगमय पूछा गया कहाँ से लिया गया है, तो वो देखिए कहाँ से लिया गया है। ये स्कूल के बोर्ड पर भी हर जगह लगा हुआ रहता है ना। पहला है अथर्ववेद, नंबर बी है यजुर्वेद, नंबर सी है ऋग्वेद, डी है उपनिषद, ठीक है। ध्यान से देखना, और इसका जो राइट आंसर वो है ऋग्वेद, ठीक है। तो जो अस्तोमा सदगमय ये लिया गया है, ये एक श्लोक है, ठीक है। तो ये जो है ऋग्वेद से पुटअप किया गया है, वहां से लिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पार्ट बाई पार्ट चल रहा है, नहीं देखी हो तो जाके देख लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 84 नंबर देखेंगे, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या, ये हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। हाई लेवल ऐसा कि जो समझ में नहीं आता बट वो छोटा रहता है, उसे हम हाई लेवल क्वेश्चन बोलते हैं। हमारे चैनल पे हाई लेवल क्वेश्चन अपलोड है, 200-300 ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन अपलोड है, जो कि 100% उसमें से आने के चांसेस हैं। क्योंकि ये जो अभी आपने देखा ड्राइवर और स्टेनोग्राफर में, उसमें ऐसा हो रहा है कि 50 मान लो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसमें जो है 20 से 25 क्वेश्चन एकदम लो लेवल के हैं, और 25 से 30 क्वेश्चन एकदम हाई लेवल के हैं, ठीक है। तो उसी को हम डिवाइड किए हैं लो लेवल एंड हाई लेवल में, ठीक है। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो ये है 1.1/6, ठीक है। तो भू राजस्व की जो दर है 1/6 है, ठीक है। आखिर देखेंगे 85 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 85 नंबर देखेंगे, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे, ठीक है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। नंबर ए पे है तावे, नंबर बी पे स्वर्ण आभूषण, नंबर सी पे चांदी, नंबर डी पे इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है स्वर्ण आभूषण, ठीक है। तो निष्क नाम से क्या जाना जाता था, स्वर्ण आभूषण। जैसे अभी हम हार माला ऐसा बोलते हैं ना स्वर्ण को, तो अब पहले जो है निष्क बोलते थे स्वर्ण को, सोनू के क्या बोलते थे, निष्क बोलते थे। किसमें, प्राचीन भारत के टाइम में, याद रखना प्राचीन भारत के टाइम में सोने को स्वर्ण आभूषण बोला जाता था, ठीक है।
निष्क को स्वर्णभूषण बोला जाता था, याद रखना, सॉरी, निष्क को स्वर्णभूषण बोला जाता था। आगे देखेंगे 86 नंबर, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्या पूछा गया? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे योग दर्शन के प्रतिपादक नंबर 1 है गौतम, नंबर बी चाणक्य, नंबर सी विदुर, नंबर डी पतंजलि। अब ये पतंजलि मत सोचना कि प्रेजेंट में जो पतंजलि बाबा चल रहे हैं रामदेव उनके पे है, ऐसा नहीं है। पतंजलि एक शास्त्र है, ठीक है। ये शास्त्र बहुत दिनों से चला आ रहा है जिसमें योग दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। जिस अब पहले उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने अपना जो ब्रांड है उसको पतंजलि कर दिया, बस ये है। लेकिन ये पतंजलि बहुत ही पहले से योग दर्शन के प्रतिपादक के रूप में एक पुस्तक है, ठीक है, जिसे पतंजलि कहते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक के बारे में बहुत सी जानकारियां लिखी गई थी पहले से ही, ठीक है। तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, ठीक है, योग दर्शन का प्रतिपादक। आगे देखेंगे 87 नंबर, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंध हैं, ठीक है। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं, नंबर ए पे है दर्शन, नंबर बी पे धर्म, नंबर सी पे योग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा दर्शन, नंबर ए, ठीक है। जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो किससे संबंधित है? जब उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन से संबंधित है, यानी दर्शन शास्त्र मान लो, ठीक है, दर्शन शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। 88 नंबर देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो नंबर ए पे है सिंधु, नंबर बी पे है गंगा, नंबर सी पे है यमुना, नंबर डी पे है सरस्वती, ठीक है। तो जो आरंभिक वैदिक काल साहित्य था उसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा सिंधु नदी की व्याख्या, मतलब सबसे ज्यादा सिंधु नदी के बारे में व्याख्यान किया गया है। किसमें? आरंभिक वैदिक काल में, यानी जब वैदिक काल आरंभ हो रहा था, या बोल सकते हैं वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल में सबसे ज्यादा सिंधु नदी की व्याख्या की गई है, ठीक है। आगे देखेंगे 88 के बाद 89 है हमारा, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? नंबर ए है मीमांसा से, नंबर बी है वेदांत से, नंबर सी है न्याय से, नंबर डी है ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मीमांसा से है। जो कर्म का सिद्धांत है, एक कर्म का सिद्धांत एक एक क्या बोलते हैं पुस्तक है या कुछ है, मैंने पढ़ा था बट इतना याद नहीं मुझे भी, कोई नहीं। मीमांसा से याद रखना, कर्म का सिद्धांत मान लो एक पुस्तक है, इससे याद रख लेना कि कर्म का सिद्धांत एक पुस्तक है और मीमांसा जो है इसके लेखक हैं, ठीक है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित? मीमांसा से संबंध रखता है, ठीक है। आगे देखेंगे 90 नंबर है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली है, ठीक है। जो वैदिक युग था उसमें प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी है? सीरीज बात यह है। नंबर ए है गणतंत्र, नंबर बी प्रजातंत्र, नंबर सी राज्य शासन, नंबर डी वंशानुगत राजतंत्र, ठीक है। अब इसमें जो है राइट आंसर है वो गणतंत्र है, कि जब वैदिक युग है उसमें प्रभावित लोकप्रिय जो शासन प्रणाली है वो गणतंत्र प्रणाली है, जैसे प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है। गणराज्य चल रहा है, गणतंत्र चल रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे फिर 91 में चलते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, अभी तक आप चैनल बने हो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बार बार कह रहा हूँ यार, सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे ना। 91 देखेंगे, ठीक है। तो 91 में लिखा गया है, प्राचीन वेद कौन सा है? नंबर ए है सामवेद, नंबर बी ऋग्वेद, नंबर सी अथर्ववेद, नंबर डी यजुर्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद, अब इसको तो भाई सभी बता सकते हैं पर कोई ने दिया है तो ऋग्वेद है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। आगे बढ़ते हैं 92 है, कौन सा वेद असंतः ग्रंथ रूप में भी रचित है? मतलब कौन सा वेद ऐसा है जो असंतः गद्य रूप में भी रचित है? तो वो है यजुर्वेद, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा है? यजुर्वेद, जो कि असंतः गद्य रूप में भी लिखा गया है, मतलब गद्य है इसमें। और पद्य किसमें है अब ये आपको बताना है, क्योंकि मैंने बताया था सबसे ज्यादा जो पद्य है यानी श्लोक है किसमें है, ऋग्वेद में है कि सामवेद में कि अथर्ववेद में कि यजुर्वेद में, ठीक है। कमेंट करो सबसे ज्यादा जो पद्यों का जो सुमेलित है वो किसमें है, कौन सी ग्रंथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 93 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, ठीक है। तो नंबर ए पे है पाराशर स्मृति, नंबर बी पे मनु स्मृति, नंबर सी पे है नारद स्मृति और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो स्मृति प्राचीनतम स्मृति यानी कि जो पुस्तक होती है, स्मृति यादें जो होती ना, सबसे प्राचीन यादें कौन है? तो मनु की स्मृति जो है, मतलब जो सबसे पहले इन लोगों ने एक पुस्तक जो भी प्राचीनतम रहा होगा वो अभी तक चला आ रहा है, वो सभी जानते हैं, वो स्मृति है एक प्रकार की याददाश्त, ठीक है। तो वो है मनु की स्मृति। सबसे पहले लोग जो सबसे स्मृति जो रही है वो मनु की स्मृति रही है सबसे पहले, इसी को अभी तक आज याद रखा गया, जो सबसे इससे आगे का किसी को याद नहीं है, ठीक है। इसी बोलते हैं स्मृति प्राचीनतम, सबसे पुरानी स्मृति कौन है? तो वो मनु की स्मृति है, ठीक है।
आगे देखेंगे 94 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ठीक है, तो आदि काव्य की जो संज्ञा है वो रामायण को दी जाती है, सीधी सी बात है, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ठीक है, आदि काव्य। ठीक है, आगे देखेंगे 94 है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ठीक है, अब ये देखना गायत्री मंत्र की रचना किसने की। नंबर ए है परीक्षित ने की, नंबर बी विश्वामित्र, नंबर सी वशिष्ठ, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर है हमारा विश्वामित्र। तो जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः वाला, तो वो जो है किसने लिखा था, गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने लिखा था। मुस्लिम भाई लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना, ये इसको आप थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा, फिलहाल आप हिंदी कल्चर से ही पढ़ रहे हो यार, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, अब एक बात और कमेंट में बताओ सभी लोग, तो गायत्री मंत्र का वर्णन है किस में मिलता है, किस वेद में मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद, अर्थवेद की सामवेद, ठीक है, जिसमें भी मिलता हो आप कमेंट करो फटाक से। ठीक है, कि गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो किस वेद में मिलता है। आगे देखेंगे 96 नंबर है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो नंबर ए पे है कपास, और नंबर बी पे है जौ, सी पे चावल, डी पे गेहूं। तो नंबर ए है कपास। जो हड़प्पावासी थे वो सबसे ज्यादा क्या उगाते थे, कपास यानी रुई उगाते थे। क्या उगाते थे फ्रेंड्स, रुई। वो रुई उगाने में सबसे आगे थे। ठीक है, कौन, हड़प्पावासी जो है कपास जो है उत्पादन करने में सर्वप्रथम आगे थे। ठीक है, 97 देखेंगे उसके बाद है सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान चले गए ना। तो पहला है लोथल, बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में है वो है लोथल। क्या है, लोथल। क्या है फ्रेंड्स, लोथल। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा गया, लोथल है। तो सिंधु सभ्यता का जो कौन सा स्थान भारत में है तो वो लोथल है। आइए याद रखना ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। आगे देखेंगे 98। ठीक है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, किस ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में। पाली का एक ग्रंथ है। ठीक है, अब किसका ग्रंथ है ये बताओ, क्योंकि मैंने बता दिया है पहले से ही अपने 1000 क्वेश्चन में, और हाई लेवल भी बताया था और लो लेवल में बताया था, क्योंकि दोनों में ही आ जाता है। तो पाली ग्रंथ मैंने बता रखा है। आप कमेंट करो कि पाली ग्रंथ किससे संबंधित है। अब मैं बताता हूँ कि मुखिया का क्या कहा जाता है पाली ग्रंथ में। तो ग्राम भोजक कहा जाता है, मतलब गाँव को भोजन देने वाला। अब ग्रामपति, ग्राम मुखिया इसको कुछ नहीं कहा जाता, केवल ग्राम भोजक कहा जाता है। पाली ग्रंथ में जो गांव का मुखिया होता है यानी प्रधान, उसे ग्राम भोजक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 99 नंद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, क्या पूछा गया है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंबर ए पे नागार्जुन, नंबर बी पे धनानंद, नंबर सी पे महानंदी, नंबर डी में से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हमारा महानंदी है। तो जो नंद वंश के संस्थापक थे वो महानंदी थे। कौन था, महानंदी थे। आगे देखते हैं 100 नंबर। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस के अंदर पूछने वाला, हर बार का ये क्वेश्चन रहा है, हर एक पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जरूर समझ के जाना। नंबर ए है 330 ईसा पूर्व, नंबर बी है 325 ईसा पूर्व, नंबर सी है 326 ईसा पूर्व, नंबर डी है 300 ईसा पूर्व। अभी तक था कि जैसे कि मान लो सन पूछता तो आदमी कन्फर्म होकर श्योर होकर बता देते हम लोग कुछ। ठीक है, बट ईसा पूर्व पूछता तो बहुत आगे चला जाता। तो ये याद रखना, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व पहले आक्रमण किया था। कितने, 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व। हाँ ठीक है, अब ये पार्ट 5वां समाप्त होता है। 6, 7, 8 अबे इसके 3, 4 भी 4-5 पार्ट और आएंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो कैसी जा रही है, क्वालिटी कैसी लग रही है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, हम आपको एक ऐसे हाई कोर्ट के देने वाले हैं, क्योंकि आपको हाई कोर्ट में पेपर देने जा रहे हो, तो हाई कोर्ट्स में जो है ये है कि ये हाई कोर्ट कहाँ है, ये हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ है, बड़ा सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, ऐसे कर करके कम से कम 30-20 हाई कोर्ट हैं जो भारत के अंदर हैं, जो मेन हैं। तो उनको याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक जो है हम आपके लिए लाने वाले हैं, जिसमें से 100% 1-2 क्वेश्चन अवश्य फंसेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, 1-2 घंटे में वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसको देख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।